जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को मोहम्मद गौरी को मार दिया था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को मार दिया था। लेकिन अब जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था, ठीक है, उसके बाद उसके गुलाम भी आए थे, ठीक है। वो तो पृथ्वीराज चौहान को लेके चला गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी उसके गुलाम को यहाँ पे छोड़ गए थे ना। अब वहां से गुलाम वंश की स्थापना होगी, ठीक है। अब वहां से उनके गुलाम यहाँ पे दिल्ली पे शासन करेंगे, ठीक है। तो मैं आज वहीं से स्टार्ट करूंगा, सही है ना। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुलाम वंश। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में। इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है ना। इनका कार्यकाल रहा, ओके। उसके बाद गुलाम वंश की पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, बस मैं बोलूंगा ज्यादा क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, इस वजह से, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बार बार मैं वही नाम दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद 24 जून 1206 में। अब देखो, ये डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 जून, कभी कभी 23 जून बोल दिया जाता है, ये मत याद करो, बस इतना याद करो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा, ठीक, उत्तराधिकारी बना। कब? 1206 में दिल्ली का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। कब? वही दिल्ली का उत्तराधिकारी बना 1206 में। कब? 24 जून बोल दो, 24 23 बोल दो, कुछ बोल दो, बस वो डेट याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पहला, इन्होंने अपनी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बसाई? याद रखना, कहां पे? लाहौर में, ठीक है। लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक हम ऐसे लिख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार नींव रखी, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ एक मंजिल कंप्लीट करवा पाया था, ठीक है। उसके बाद जो थे ना इल्तुतमिश के टाइम पे उन्होंने 4 मंजिल तक कुतुब मीनार को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इल्तुतमिश ने, यहाँ पे लिखो, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। उसकी हाइट कितनी थी? 225 फीट, 225 फीट उसकी हाइट थी। लेकिन जब फिरोज तुगलक, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक बोल दो, FST, फिरोज शाह तुगलक के समय में जो कुतुब मीनार था ना, उसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी बिजली गिरने के कारण। उस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने उस कुतुब मीनार पे 2 मंजिल और बना दी, छोटी छोटी सी, ठीक है। इतनी 2 छोटी मंजिल और बनवा दी। लेकिन अब उसकी हाइट कितनी हो गई? फिरोज शाह ने उसकी हाइट कितनी करवा दी थी? 234 फीट, ठीक है ना। 234 फीट उसकी हाइट हो गई थी अब, ओके। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो दिल्ली का, ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन में, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक पॉइंट और याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद,
अढ़ाई दिन का, अढ़ाई दिन का ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले विग्रहराज ने शुरू में, ठीक है ना, विग्रहराज ने बनवाया था विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय, लेकिन उसको चेंज करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ठीक है, किसने बनवाया था? स्टार्टिंग बात करूं, मैंने आपको बताया, ठीक है, विग्रहराज ने उसको विद्यालय के रूप में बनवाया था। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है, फिर जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो गौरी ने इन्हें आदेश दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो उसके गुलाम थे, इन्हें आदेश दिया, तो इन्होंने 2.5 दिन में इसको चेंज कर दिया था। इस वजह से नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख गया, ठीक है ना। ठीक है, झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और याद रखना, आपने सुना है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ध्वस्त किसने किया था? ठीक है, अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, ठीक है। कौन था सेनानायक? नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। नाम याद रखना, ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियलिटी में मानो तो इसको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना, खिलजी ने, इन्होंने ध्वस्त किया था। और फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? आप हमें बताओगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, ठीक है ना, प्लीज बता देना। अब मैं एक पूछ रहा हूं तो भाई प्लीज, ठीक है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतना हो गया, नेक्स्ट स्लाइड कर दो क्लिक इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में, ठीक है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम कब तक रहा? 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1210 में हुई। इनको दफनाया कहाँ पे गया था? कहाँ पे गया था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इन्हें दफनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं उत्तराधिकारी नेक्स्ट, ठीक है ना, कौन बना? आराम शाह, आराम शाह बने। लेकिन इनको सिर्फ 8 महीने यहाँ पे रहने दिया, उसके बाद इनकी मृत्यु कर दी, मार दिया गया। ओके, इनकी मृत्यु करने के बाद फिर कौन बने भाई साहब? फिर बने इल्तुतमिश। अब इनकी एक कहानी सुनो। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क थे, ठीक है, तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क थे, इलवरी तुर्क थे, ठीक है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो उस टाइम पे ये बदायूं के, उस टाइम पे बदायूं के गवर्नर थे, बदायूं के गवर्नर थे, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम दामाद थे, कौन थे? इल्तुतमिश, ठीक है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश राज्य में आए। अब इसे थोड़ा सा मैं इरेज करूं तो उनके बारे में कुछ लिखूं मैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ मेन पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं उनके बारे में, ठीक है। इनके बाद फिर कौन बने? इल्तुतमिश। इनका पूरा नाम तो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नाम है इनका पूरा नाम, ठीक है। तो ये इनके बाद शासक भी आए, और इल्तुतमिश ही, ठीक है, जो इनकी राजधानी थी, कहाँ पे राजधानी थी? लाहौर में। लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये लाहौर से दिल्ली
ठीक है ना। लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थापित किसने की थी? भाई साहब ये पूछ लिया था तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो भाई साहब ये लिख लेना, ठीक है, या फिर रेड पेन से या फिर डार्क कर लेना कि अलग से दिखे। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इल्तुतमिश के बारे में और भी था, ठीक है। इन्हें सुल्तान की उपाधि भी दी गई थी, बगदाद खलीफा ने दी थी, ठीक है। और कोई पॉइंट याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करते हैं। बस फीलिंग ले रहे, ऐसा तो मजाक कर रहे हैं। उसके बाद इनके बाद, ठीक है, इनके बाद निकरुद्दीन, निकरुद्दीन नाम है, सॉरी रुकनुद्दीन नाम है, रुकनुद्दीन, ठीक है ना। उसके बाद ये शासक भी आए, लेकिन वो इस लायक नहीं थे, वो इस लायक शासक नहीं थे कि मतलब वो मतलब एक शासन कर सके। तो उस टाइम पे उनकी माँ छाई रही, लेकिन उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो नाम रख। इनके बाद इनके पुत्र बने रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, ठीक है ना। इनके बाद रुकनुद्दीन शासक बने, लेकिन ये इस लायक थे नहीं कि मतलब ये शासन कर सके। तो उस टाइम पे इनकी माँ छाई रही थी, लेकिन फिर बाद में रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान पहली महिला, मतलब पहली बेगम थी जो कि मतलब शासक बनी, ठीक है ना, सुल्तान बनी। इनके बाद फिर कौन आए? बस याद रखना, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। इनका कार्यकाल, और देखो एक पॉइंट और यहाँ पे, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थापित की, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु, कुछ पॉइंट और याद आएगा तो मैं बता दूंगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1236 में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जो इल्तुतमिश थे ना, इल्तुतमिश, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है ना। ओके, उसके बाद रुकनुद्दीन बने, इनके पुत्र थे, ठीक है। पुत्र इतने लायक नहीं थे कि ये संभाल सके। उसके बाद रजिया सुल्तान बनी, ठीक है ना। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब तक रहा? 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है ना। इस टाइम तक रजिया सुल्तान शासक रही, लेकिन इन्हें मार दिया गया था, ठीक है, इन्हें मार दिया गया था। अब क्यों मारा तो मैं बताता हूँ। देखो पहले इनकी बात बताऊं, इनकी शादी, रजिया सुल्तान शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से। ये भी लिख दो, अल्तुनिया, ठीक है ना। इनकी शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। अब मेरी बात सुनो, जो रजिया सुल्तान थी, अब वहां के जो गैर तुर्की थे, इन्होंने रजिया कहते हैं, जब रुकनुद्दीन थे ना, जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने परेशान होके रजिया सुल्तान मतलब इसे हटा दिया था, फिर रजिया सुल्तान बनी थी। लेकिन जो गैर तुर्की को सामंत बना रहे थे रजिया सुल्तान, मतलब जो तुर्की को छोड़ के गैर तुर्की को सामंत बना रहे थे। अब अकेला तो राज संभाला नहीं जाएगा, तो कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। तो वो तुर्की ना होकर किसी और को सामंत बना रहे थे। ये बात उन्हें पसंद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इनको बंदी बना लिया, ठीक है। बाद में इनकी मृत्यु कर दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बाद किसने बनाया? इसके बाद सॉरी, इनके पास फिर राज किसने संभाला? मैं कुछ पॉइंट भूल तो रहा नहीं वैसे, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब किसके बाद? इनके बाद रजिया सुल्तान के बाद फिर कौन आया? बहराम शाह, ठीक है ना, बहराम शाह। इनके बाद बहराम शाह आए, लेकिन बहराम शाह की मृत्यु 1242 में कर दी गई थी। 1242 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु करने के बाद फिर अब कौन राज्य में आया? तो अब की बार आए अलाउद्दीन, ये भी लिखेंगे, अलाउद्दीन, ठीक है ना। और देखो रजिया सुल्तान की पहली बात रजिया सुल्तान के भाई थे बैराम शाह, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कर दी गई थी 1242 में। अब इनके बाद फिर कौन आया? अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। अलाउद्दीन नाम याद रखना, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना, अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन इनको भी षड्यंत्र से, ठीक है ना, बलवन मार देता है। मतलब क्या बोल लो, कुछ भी हटा देता है इनको, इनका भी पत्ता साफ कर देता है बलवन,
ठीक है ना, बहराम क्या नाम है, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। इसके बाद बलबन फिर किसे बनाता है। अब देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। रजीज सुल्तान के बाद अल्तुनिया इनके पति थे, ठीक है, बहराम शाह इनके भाई थे, लेकिन इनको भी 1242 में हटा दिया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह इनको भी हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर कौन बनता है, इनका फिर कौन बनता है नेक्स्ट, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन नेक्स्ट, नसरुद्दीन। अगर स्पेलिंग करो तो ऐसे माफ करना, नसरुद्दीन ऐसे लिखे आते ना, नसरुद्दीन ऐसे कैसे, पता नहीं कैसे, हाँ ऐसे लिखे आते, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब नेक्स्ट शासक कौन बने, नसरुद्दीन महमूद। पॉइंट याद रखना, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था, ठीक है ना। बलबन ने, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, ठीक है ना, महमूद के साथ कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, जो मेन पॉइंट है मैंने सिर्फ वही बताए, ओके। और कोई अगर पॉइंट वैसे मिस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, कि ये पॉइंट ये करके था। ओके। उसके बाद क्या है, नसरुद्दीन महमूद बने, और नसरुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री के विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ओके। नेक्स्ट, जो बलबन थे ना, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे 1266 में, 1266 में, ठीक है। जब वो दिल्ली की गद्दी बैठे तो किस नाम से, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। नाम पूरा याद रखना, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे, ठीक है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठे, ठीक है। और इन्होंने सीरी नामक शहर बसाया, ये पॉइंट याद रखना। और भाई साहब ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सीरी नामक शहर बलबन ने बसाया था, ठीक है। और कुछ भी था, सीरी नामक शहर। और एक पॉइंट और याद रखना, जो इनके जैसे नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि दी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना भाई साहब, बहुत जरूरी है। ये पॉइंट मतलब बहुत जरूरी है हकीकत में, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट बहुत जरूरी है, एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान की थी, ऐसे पूछ लिया जाता तो किसे प्रदान की थी, उलूग खां की उपाधि बलबन को मिली थी, गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है। और एक और पॉइंट, इनके दरबार में फारसी कवि कौन थे, इनके दरबार में फारसी कवि, सबसे पहले नाम लूंगा मैं, अमीर खुसरो और अमीर
हसन, ठीक है। इनके दरबार में अमीर खुसरो अमीर हसन रहते थे, फारसी कवि थे। और अमीर खुसरो का जन्म यहाँ पे पटियाली में उत्तर प्रदेश में बादामी के पास में हुआ था, ठीक है। कुछ 1253 में, ठीक है, याद रखना डेट। और अमीर खुसरो के क्या नाम उनका, सूफी संत नाम है रखना, सूफी संत क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है ना। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। याद रखना भाई साहब, पूछ लिया जाता है हकीकत में, ठीक है। और अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का तोता भी कहा जाता है। ओके, और क्या नाम था, सितार और तबला, सितार और तबला है। सितार और तबला का श्रेय किसको दिया जाता है, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को, ठीक है ना। सितार और तबला का श्रेय किसे दिया था, अमीर खुसरो को। पॉइंट याद हो गए, जितने मैंने पॉइंट लगाए सही में बहुत जरूरी है, याद कर लेना बहुत है। इतने में अगर जो बताएगा 40 मिनट की वीडियो बना देगा, अच्छा लगता है और समझ में अच्छा आता है, ठीक है। और मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं जितना नेट मिलता है उसके हिसाब से मैं डालता हूँ, ठीक है ना। और आपको बताना है, ठीक है ना, लास्ट रूलर, ठीक है ना, लास्ट शासक कौन था, ठीक, क्या नाम था, शमुद्दीन कुमर्श, शमुद्दीन कुमर्श, ठीक है ना, इनका लास्ट शासक, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ में आया होगा। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो मेन पॉइंट थे, ठीक है, जो गुलाम वंश में जो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, वो मैंने सारे के सारे पॉइंट आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बताया तो बहुत अच्छे से, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से, कोई पॉइंट हो, अगर कोई किसी पॉइंट में कोई मिस्टेक हुई हो, नहीं मिस्टेक नहीं हुई होगी, लेकिन अगर हुई होगी तो माफ करना, समझ जाना। और कुछ पॉइंट रह गए होंगे, मुझे नहीं पता लगता, कुछ पॉइंट रह गए, शायद कोई रह गए होंगे, तो मैं अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े मैं उसमें बोल दूंगा, ठीक है ना। वैसे कोई पॉइंट रहने नहीं दूंगा मैं, जितना आई थिंक सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। जब तक ये लेक्चर पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।